नमस्ते दोस्तों। क्या ब्रह्मांड कांप रहा है? वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्रह्मांड कांप रहा है और उसके बारे में हम जितना समझते थे वह उससे कहीं ज्यादा सक्रिय है। उनके मुताबिक ब्रह्मांड एक तरह के सक्रिय महासागर में है जिसमें ऐसी तरंगें निकल रही हैं जो उसके हर कोने पर असर डालती हैं, और ऐसा कभी कभार नहीं बल्कि अक्सर होता ही रहता है। कई बार वैज्ञानिक बहुत ही अजीब से नतीजे पर पहुंच जाते हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। फिर कभी कभी ये भी होता है कि उनकी खोज की व्याख्या ही अजीब तरह से हो जाती है जिससे कुछ का कुछ मतलब निकलता है। एक वैज्ञानिक स्टडी का नतीजा ऐसा ही संदेह पैदा करता है जो आपको को भी चौंका देगा। जी हां, ये नतीजा यही है कि ब्रह्मांड वाइब्रेट कर रहा है, यानी कांप रहा है। लेकिन जब हम इस अध्ययन के नतीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पाते हैं असल में उनका कहना गलत नहीं है। आइए जानते हैं कि उनकी दलील क्या है और वह कैसे और कितनी सही है। जी हां, ब्रह्मांड में हो रहा कंपन। एक स्टडी में साइंटिस्ट्स ने इस बात के प्रमाण हासिल किए हैं जो साफ बताते हैं कि ब्रह्मांड कांप रहा है। उनकी दलील यह भी बताती है कि इस कंपन का हम इंसानों को खुलकर एहसास नहीं होता है, लेकिन स्पेस में इसके खासे और साफ संकेत जरूर देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने विशालतम गुरुत्व तरंगों के डिटेक्टर का इस्तेमाल कर पुरानी रिपोर्ट्स की पुष्टि कर पाया कि गैलेक्सियों के केंद्र के टकराने से उनके ब्लैक होल लगातार कंपन पैदा कर रहे हैं। गुरुत्व तरंगों की सक्रियता। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मैथ्यू माइल्स और मोनाश यूनिवर्सिटी की रोविना नाथन का यह अध्ययन रॉयल एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के मासिक नोटिस में प्रकाशित हुआ है। इसके मुताबिक डिटेक्टर ने गैलेक्सी के कई तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन किया और पाया कि पीछे की गुरुत्व तरंगे जितना पहले समझा गया था उससे कहीं तेज और सक्रिय है। ब्रह्मांड को स्पेस और टाइम के ताने बारे की तरह माना जा सकता है। इसमें गुरुत्व तरंगे एक तरह की लहर या कंपन पैदा करते हैं। ब्लैक होल जैसे विशालकाय पिंडों के टकराव से ऐसी तरंगें बनती हैं। बहुत ही बड़े ब्लैक होल सबसे धीमी लेकिन शक्तिशाली तरंगें निकालती हैं, और ऐसी तरंगें खास सुपरमासिव ब्लैक होल की वजह से निकल रही हैं जो दो गैलेक्सी के टकराव के कारण मिल रहे हैं। ब्लैक होल ने निकलने वाली तरंगें सुपरमासिव ब्लैक होल को सबसे पहले 2019 में समझा गया था। माना जाता है कि वे अधिकांश गैलेक्सी के केंद्र में होते हैं। उनका भार सूर्य के भार से अरबों गुना अधिक होता है। जब दो गैलेक्सी मिलती हैं तो उनके ब्लैक होल भी एक दूसरे का चक्कर लगाते हैं। इस प्रक्रिया में वे धीमी लेकिन शक्तिशाली गुरुत्व तरंगें निकालते हैं। वैज्ञानिकों ने पल्सर जैसे पिंडों के जरिए इन तरंगों का अध्ययन किया जो बहुत ही चमकदार गैलेक्सी होती हैं जिनके केंद्र में सुपरमासिव ब्लैक होल होता है। ये तेजी से घूमते हुए चमक बिखेरते हैं, इसलिए इन्हें ब्रह्मांड का लाइट हाउस कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इन्हीं पल्सर के विकिरण को दक्षिण अफ्रीका मीरकैट रेडियो टेलीस्कोप से देखा। उन्हें पाया कि यह जानते हुए कि पृथ्वी और पल्सर के बीच के स्पेस के गुरुत्व तरंगे खींचती और भींचती या दबाती हैं, हम यह नहीं मान सकते कि कोई एक ही तरंग हमसे टकराती होगी, बल्कि हमें उम्मीद करनी होगी कि ब्रह्मांड खगोलीय तरंगों का एक महासागर है जिसमें ये तरंगे हर दिशा में जा रही हैं और ब्रह्मांड के हर कोने तक अपना असर पहुंचा रही हैं। टेलीस्कोप के जरिए शोधकर्ता गुरुत्व तरंगों के बैकग्राउंड से जुड़े एक पैटर्न पता कर सके जिससे वे यह जान सके जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने पाया कि यह पैटर्न पल्सर और पृथ्वी के बीच का स्पेस और टाइम बदलाव को दिखाता है, क्योंकि उनसे गुजरने वाली गुरुत्व तरंगे उम्मीद से कहीं ज्यादा और अधिक ताकतवर हैं। इसी के आधार पर शोधकर्ता इस नतीजे पर पहुंच सके कि जितना पहले समझा जा रहा था उससे कहीं ज्यादा सुपरमासिव ब्लैक होल है। उन्होंने अपने आंकड़ों के आधार पर बैकग्राउंड की गुरुत्व तरंगों का विस्तार से मैप बना लिया। उन्हें यह भी लगता है कि ये तरंगे शुरुआती ब्रह्मांड और दूसरी खगोलीय घटनाओं जैसे दूसरे स्रोतों से आ रही हैं। ऐसे में यह नतीजा भी आसानी से निकाला जा सकता है कि ब्रह्मांड लगातार ऐसी तरंगों से प्रभावित है, यानी कि वह लगातार कांप रहा है, जैसे कि महासागरों हमेशा ही लहरों और तरंगों के असर में रहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड के निर्माण कैसे हुआ? अगर नहीं जानते तो वीडियो पूरा देखिए। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़े रहस्यों ने सदियों से हमारे मन को मोहित किया है, विभिन्न युगों में जिज्ञासा और चिंतन को जगाया है। चाहे मिथकों को प्रसारित करने के माध्यम से, अंतरिक्ष की खोज करने के माध्यम से, या आधुनिक वैज्ञानिक परिकल्पनाओं का निर्माण करने के माध्यम से,
मानवता ने ब्रह्मांड के असंख्य रहस्यों को जानने की कोशिश की है जो हमें घेरे हुए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण के केंद्र में आने से बहुत पहले दुनिया भर की विभिन्न सभ्यताओं ने ब्रह्मांड के अस्तित्व में आने के तरीके को समझाने के लिए विस्तृत कहानियां गढ़ी थीं। प्रतीकात्मकता और रूपकात्मक महत्व से भरपूर इन कहानियों ने समाजों को अपने परिवेश की जटिलताओं और अपनी प्रासंगिकता को समझने के लिए एक कथात्मक ढांचा प्रदान किया। मिस्र के ब्रह्मांड विज्ञान में लोगों का मानना था कि ब्रह्मांड सृष्टिकर्ता देवता नून के आदिम जल से उत्पन्न हुआ था और इन जलों ने असीम क्षमता और अनंत संभावनाओं के साथ एक रसातल का निर्माण किया। सूर्य देवता अतुम को अपनी रचनात्मक क्षमता के माध्यम से ब्रह्मांड में संरचना और रूप लाने का श्रेय दिया जाता है। इसी तरह प्राचीन ग्रीक ब्रह्मांड विज्ञान आदिम देवता कैओस द्वारा ब्रह्मांड को जन्म देने की कहानी कहता है, जहां से गैया, पृथ्वी, यूरेनस, आकाश और अन्य आदिम देवता उत्पन्न हुए। ये प्राचीन मिथक हमारे ब्रह्मांड में किसी भी प्राकृतिक घटना की सुसंगत व्याख्या नहीं करते हैं, लेकिन वे सांस्कृतिक कहानियां बताते हैं जो सामाजिक मूल्यों, विश्वासों और सपनों को प्रतिबिंबित करती हैं। 20वीं सदी ने आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान के जरिए ब्रह्मांड की शुरुआत के बारे में हमारी समझ में बदलाव किया। 1920 के दशक में एडविन हबल की विस्तारित ब्रह्मांड की अभूतपूर्व खोज ने बिग बैंग थ्योरी के विकास के लिए आधार तैयार किया, जिसने ब्रह्मांडीय विकास के बारे में हमारी समझ को नया रूप दिया। बिग बैंग थ्योरी से पता चलता है कि लगभग 13.8 अरब साल पहले सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स के अनुसार पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत एक घने, बेहद गर्म एकल स्थान से हुई थी। इस स्थान को सिंगुलैरिटी के रूप में जाना जाता है और यह उस चीज की शुरुआत को चिह्नित करता है जिसे हम अब अंतरिक्ष, समय और पदार्थ के रूप में जानते हैं। जैसे जैसे अंतरिक्ष का विस्तार हुआ और समय के साथ ठंडा हुआ, उप परमाणु कण आपस में मिलकर परमाणु बन गए, जो बाद में दूर की आकाश गंगाओं, तारों और ग्रहों में विकसित हुए। इसने अंततः हमारे अपने सौर मंडल और ब्रह्मांडीय संरचना को आकार दिया जो आज हमारे पास है। ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि CMB विकिरण से लेकर आकाश गंगाओं के वितरण तक विभिन्न अवलोकनों को समझने की बिग बैंग थ्योरी की क्षमता ने इसे ब्रह्मांड विज्ञान में प्राथमिक मॉडल के रूप में स्थापित किया है। फिर भी सभी सिद्धांतों की तरह बिग बैंग थ्योरी की भी अपनी सीमाएं हैं और इसने ब्रह्मांडीय विकास के वैकल्पिक मॉडलों पर चल रही चर्चाओं और अन्वेषणों को जन्म दिया है। उदाहरण के लिए, प्रारंभिक ब्रह्मांड विज्ञानियों ने बिग बैंग सिद्धांत के साथ 2 महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान की: क्षितिज समस्या और समतलता समस्या। क्षितिज समस्या तब स्पष्ट हो जाती है जब शोधकर्ता ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण की एकरूपता और स्थिरता की जांच करते हैं। CMB विकिरण हमारे ब्रह्मांड के निर्माण से बचा हुआ ऊष्मीय विकिरण है, जब यह लगभग 3,80,000 वर्ष पुराना था। यह विकिरण बिग बैंग के तुरंत बाद हुआ, जब दृश्य प्रकाश पहली बार बिना किसी बाधा के स्वतंत्र रूप से घूम सकता था। CMB की स्पष्ट संगति, जो 1 लाख में 1 भाग के पैमाने पर तापमान भिन्नता को दर्शाती है, यह दर्शाती है कि बाहरी अंतरिक्ष के सबसे दूर के हिस्से कभी तापीय संतुलन में थे। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांड के सबसे दूर के हिस्से कभी एक ही तापमान के थे, जो यह दर्शाता है कि गर्मी सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित की गई थी। हालांकि ये क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर हैं। हमारे ब्रह्मांड की आयु और प्रकाश की गति लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड को ध्यान में रखते हुए यह शारीरिक रूप से असंभव होना चाहिए कि ये क्षेत्र बिग बैंग की शुरुआत से ही सीधे बातचीत और संतुलन बनाने के लिए इतने करीब हो सकते हैं। इसे और अधिक सरल शब्दों में कहें तो क्षितिज समस्या एक सम्मोहक प्रश्न उठाती है कि ब्रह्मांड के दूर के हिस्से किसी तरह इतने समान तापमान और विशेषताओं के साथ कैसे समाप्त हो सकते हैं। दूसरी ओर, समतलता समस्या ब्रह्मांड के आकार और समग्र वक्रता से संबंधित है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का आकार द्रव्यमान और ऊर्जा द्वारा निर्धारित होता है, जिसे ओमेगा ओ नामक वक्रता माप द्वारा वर्णित किया जाता है। ओक 1 वाला ब्रह्मांड समतल होता है, जो वक्रता की कमी को दर्शाता है और महत्वपूर्ण घनत्व की आवश्यकता को पूरा करता है, जहां ब्रह्मांड की विस्तार दर अंततः धीमी हो जानी चाहिए और वास्तव में कभी 0 तक पहुंचे बिना 0 के करीब पहुंच जानी चाहिए।
इसका मतलब है कि समय के साथ ब्रह्मांड के विस्तार की धीमी गति कभी नहीं रुकती। शुरुआत में मूल बिग बैंग थ्योरी ने सुझाव दिया था कि बिग बैंग के तुरंत बाद ब्रह्मांड को क्रांतिक घनत्व ओ लगभग एक आकार में सपाट के बहुत करीब होना चाहिए था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और ब्रह्मांड का विस्तार जारी रहा, क्रांतिक घनत्व से थोड़ा सा विचलन भी समय के साथ बढ़ता गया, जिसके परिणाम स्वरूप एक ऐसा ब्रह्मांड बना जो काफी घुमावदार था, या तो खुला ओम 1 या बंद ओम 1। लेकिन आज हम अपने वैज्ञानिक उपकरणों से जिस ब्रह्मांड का निरीक्षण कर रहे हैं वह सपाट है। तो सवाल यह है, यह कैसे संभव है? इस तरह की समस्याओं को हल करने के लिए आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञानियों ने ब्रह्मांड के गुणों और घटनाओं को बेहतर ढंग से समझाने के लिए कई सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। सबसे गंभीर और अनुभवजन्य रूप से समर्थित सिद्धांतों में से एक ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति सिद्धांत है, जिसे पहली बार 1980 के दशक के दौरान भौतिक विज्ञानी एलन गुथ द्वारा प्रस्तावित किया गया था। गुथ के ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के अंश के भीतर एक घातीय विस्तार हुआ। मुद्रास्फीति की इस अवधि ने ब्रह्मांड की अवलोकनीय संरचना और संरचना के लिए मंच तैयार किया, जिसे हम आज देखते हैं। गुथ का सिद्धांत अवलोकनीय वैज्ञानिक साक्ष्य के अनुरूप है। यह क्षितिज समस्या और समतलता समस्या सहित कई स्थायी ब्रह्मांडीय रहस्यों को भी सुलझाता है। क्षितिज समस्या के संबंध में ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि बिग बैंग के बाद 1 सेकंड के पहले अंश में ब्रह्मांड ने एक घातीय विस्तार का अनुभव किया। इस मुद्रास्फीति अवधि ने ब्रह्मांड को उसके दृश्यमान क्षितिज से परे फैला दिया, जिससे दूर के क्षेत्रों को कार्य कारण संपर्क में आने और तापीय संतुलन प्राप्त करने में मदद मिली। इस सिद्धांत का अर्थ है कि विस्तार ने ब्रह्मांड के दूर के क्षेत्रों को एक दूसरे से बातचीत करने और एक दूसरे को प्रभावित करने की अनुमति दी, जिसके परिणाम स्वरूप वे एक ही तापमान पर पहुंच गए। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति सिद्धांत द्वारा वर्णित भौतिकी वर्तमान ब्रह्मांड को इस प्रारंभिक मुद्रास्फीति अवधि के दौरान प्रकाश की गति से भी अधिक तेजी से विस्तारित होने की अनुमति देती। इससे थर्मल संतुलन को रोकने वाली दूरी और समय की समस्याएं समाप्त हो जाती। समतलता समस्या के संबंध में ब्रह्मांडीय मुद्रास्फीति सिद्धांत बताता है कि तीव्र और महत्वपूर्ण विस्तार की अवधि ने ब्रह्मांड के पैमाने कारक में वृद्धि की, जो स्थानिक आयामों अंतरिक्ष के आकार के सापेक्ष आकार को निर्धारित करता है। परिणाम स्वरूप प्रारंभिक ब्रह्मांड में समतल ज्यामिति से कोई भी मामूली विचलन इस मुद्रास्फीति अवधि के दौरान बहुत अधिक फैल गया होगा और कमजोर हो गया होगा। दूसरे शब्दों में, तेज विस्तार ने इन विचलनों को सुचारू कर दिया होगा, जिससे ब्रह्मांड अधिक समान रूप से समतल हो गया होगा। ब्रह्मांड के विकास के दौरान मुद्रास्फीति क्षेत्र से जुड़ा ऊर्जा, घनत्व, विकिरण और पदार्थ जैसे ऊर्जा के अन्य रूपों पर हावी हो गया। इस प्रभुत्व का पूरे ब्रह्मांड की ज्यामिति पर एक समतल प्रभाव पड़ा होगा, जिससे यह एक सपाट विन्यास के करीब पहुंच गया होगा। इसलिए 1980 के दशक का मुद्रास्फीति ब्रह्मांड विज्ञान ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में इस तरह के सवालों के लिए सम्मोहक समाधान प्रदान करता है। यह प्रारंभिक गतिशीलता की हमारी समझ को नया आकार देता है और आधुनिक ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांतों की नींव रखता है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह मुद्रास्फीति अंतरिक्ष समय के ढांचे के भीतर क्वांटम उतार चढ़ाव के कारण हुई है, एक ऐसी घटना जिसकी भविष्यवाणी क्वांटम यांत्रिकी द्वारा की गई थी। इन क्वांटम स्तरों पर माना जाता है कि मुद्रास्फीति के दौरान छोटे उतार चढ़ाव बढ़ गए, जिससे अनियमितताएं और अंतर पैदा हुए, जो अंततः पहली आकाश गंगाओं के समूहों और वृहद स्तरीय ब्रह्मांडीय संरचनाओं में विकसित हुए। ब्रह्मांड विज्ञान में प्रगति के साथ वैज्ञानिक इस अवधारणा पर विचार कर रहे हैं कि हमारा ब्रह्मांड एक व्यापक मल्टीवर्स में से कई में से एक हो सकता है। यह सिद्धांत बताता है कि अनंत संख्या में ब्रह्मांड मौजूद हो सकते हैं, जिनमें से प्रत्येक के अपने अलग अलग भौतिक नियम, स्थिरांक और विशेषताएं हो सकती हैं। जबकि यह परिकल्पना अभी भी काल्पनिक है और आज की अनुभवजन्य परीक्षण क्षमताओं से परे है। मल्टीवर्स परिकल्पना ब्रह्मांड के कुछ सबसे पेचीदा पहलुओं के लिए एक आकर्षक व्याख्या प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए, जीवन का समर्थन करने के लिए हमारे ब्रह्मांड में स्थिरांक और मापदंडों की सटीक ट्यूनिंग मल्टीवर्स परिदृश्य में
औचित्य पा सकती है, जहां प्रत्येक क्षेत्र में अद्वितीय गुण होते हैं। ऐसे में हमारा अपना ब्रह्मांड जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए डिजाइन नहीं किया गया होगा, जैसा कि हम जानते हैं, बल्कि यह संयोग और संयोग का उत्पाद है। मल्टीवर्स के भीतर कई अन्य ब्रह्मांड हो सकते हैं जो इस तरह के जीवन को बनाए रखने में सक्षम नहीं हैं। अब जबकि हमने ब्रह्मांड की आरंभिक उत्पत्ति के बारे में बात कर ली है, तो आपके मन में एक उचित प्रश्न आ सकता है कि इसका अंत कैसे होगा। निश्चित रूप से जानने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों के पास कुछ सिद्धांत हैं। त्वरित विस्तार की अवधारणाएं, साथ ही बिग रिप सिद्धांत और बिग फ्रीज सिद्धांत ब्रह्मांड के संभावित भविष्य के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड की शुरुआत के लिए बिग बैंग थ्योरी के पुख्ता तौर पर स्थापित होने के बाद शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि गुरुत्वाकर्षण बल समय के साथ ब्रह्मांड के विस्तार को धीमा कर देगा, क्योंकि ब्रह्मांड में मौजूद सभी पदार्थ फिर से जुड़ने के लिए खुद को खींचते हैं। उनका मानना था कि गुरुत्वाकर्षण अंततः विस्तार को रोक देगा। फिर एक प्रतिक्षेप होगा और सब कुछ धीरे धीरे एक साथ वापस आ जाएगा, शायद एक बिंदु पर वापस। शोधकर्ताओं ने इस सिद्धांत को बिग क्रंच नाम दिया। इसने इस धारणा को भी जन्म दिया कि शायद ब्रह्मांड में बार बार फैलने और सिकुड़ने का चक्र चलता रहता है, क्योंकि यह एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रही प्रतिस्पर्धी शक्तियों के परिणामस्वरूप होता है। लेकिन ब्रह्मांड के विस्तार की दर के वैज्ञानिक अवलोकन से पता चला है कि इसकी गति धीमी नहीं हो रही है, बल्कि यह वास्तव में बढ़ रही है। 1990 के दशक के अंत में सुपरनोवा के अध्ययन से प्राप्त यह अप्रत्याशित खोज बताती है कि डार्क एनर्जी नामक एक रहस्यमयी शक्ति ब्रह्मांडीय स्तर पर गुरुत्वाकर्षण का विरोध कर रही है और ब्रह्मांड के विस्तार को तीव्र कर रही है। इस तीव्र विस्तार को बढ़ावा देने वाली डार्क एनर्जी की मौजूदगी हमारे ब्रह्मांड के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है। यह सुझाव देता है कि आकाशगंगाएं लगातार बढ़ती गति से अलग होती रहेंगी। ब्रह्मांड के तेजी से बढ़ते विस्तार को उसके अपरिहार्य निष्कर्ष तक ले जाते हुए बिग रिप थ्योरी हमारे ब्रह्मांड के भाग्य के लिए एक संभावना की एक ज्वलंत और नाटकीय तस्वीर प्रदान करती है। यह सिद्धांत बताता है कि डार्क एनर्जी का प्रतिकर्षण बल समय के साथ मजबूत होता जाता है और आकाशगंगाओं, तारों और उपपरमाणु कणों के भीतर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव सहित अन्य सभी बलों पर हावी हो सकता है। इस परिदृश्य के तहत जैसे जैसे ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है, बिग रिप सिद्धांत आकाशगंगाओं को एक दूसरे से दूर जाते हुए देखता है, जो आज पहले से ही हो रहा है। अंततः आकाशगंगाओं, तारों, ग्रहों और परमाणुओं को एक साथ बांधने वाले गुरुत्वाकर्षण बल भी डार्क एनर्जी के प्रबल प्रभाव के आगे झुक सकते हैं। इस विनाशकारी घटना के परिणाम स्वरूप ब्रह्मांडीय संरचनाएं नष्ट हो जाएंगी, जिससे पदार्थ अपने मूल घटकों में टूट जाएगा और सबसे बुनियादी स्तर पर स्पेस टाइम खुद ही टूट जाएगा। सीधे शब्दों में कहें तो डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में मौजूद हर चीज को टुकड़ों में फाड़ देगी। बिग फ्रीज थ्योरी, जिसे हीट डेथ थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, ब्रह्मांड के लिए एक अधिक क्रमिक और मंद भाग्य प्रस्तुत करती है। बिग फ्रीज के अनुसार ब्रह्मांड डार्क एनर्जी के कारण बढ़ती गति से विस्तार करना जारी रखेगा, जिससे पदार्थ और ऊर्जा धीरे धीरे समय की लंबी अवधि में कम होते जाएंगे। जैसे जैसे आकाशगंगाएं अलग होती जाएंगी और ब्रह्मांड ठंडा और बंजर होता जाएगा, नए तारे बनना बंद हो जाएंगे और मौजूदा तारे धीरे धीरे झलकर खत्म हो जाएंगे। अंततः ब्रह्मांड अधिकतम एंट्रोपी की स्थिति में पहुंच जाएगा, जहां सभी ऊर्जा समान रूप से बिखरी होगी और पदार्थ के परस्पर क्रिया की कोई संभावना नहीं होगी। इस अवस्था में, जिसे कुछ सिद्धांतकार ऊष्मा मृत्यु कहते हैं, ब्रह्मांड एक ठंडा अंधकारमय शून्य बन जाएगा। वहां कोई जीवन, प्रकाश या कोई पहचानने योग्य संरचना या गतिविधि नहीं होगी। ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास को जानने में हुई प्रगति के बावजूद ब्रह्मांड विज्ञान में बाधाएं, अनिश्चितताएं और अनसुलझे प्रश्न अभी भी मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी सामूहिक रूप से ब्रह्मांड की कुल द्रव्यमान ऊर्जा का लगभग 95% हिस्सा है, लेकिन हमारे ब्रह्मांड के ये घटक आधुनिक खगोल भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान में एक पूर्ण रहस्य बने हुए हैं। भले ही हम उनके अस्तित्व का अनुमान लगा सकते हैं और उन्हें एक हद तक माप भी सकते हैं, लेकिन हम उनके बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानते हैं। इसके अलावा विलक्षणता की मायावी उत्पत्ति, जो कि वह प्रारंभिक बिंदु है
जहां से ब्रह्मांड का उद्भव हुआ है, शोधकर्ताओं को उलझन में डालती है। लूप, क्वांटम ग्रेविटी और स्ट्रिंग थ्योरी जैसी वर्तमान वैज्ञानिक परिकल्पनाओं ने ब्रह्मांड के एकीकृत सिद्धांत को बनाने के लिए क्वांटम यांत्रिकी के साथ आइंस्टीन के सापेक्षता को मिलाने का प्रयास किया है। फिर भी यह काम अब तक सबसे अच्छा अधूरा है। हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत मानवता के रहस्यों में से एक है, जिसने पौराणिक कथाओं, दर्शन शास्त्रों और वैज्ञानिक प्रयासों को आकर्षित किया है। आदिम अराजकता को दर्शाने वाले ब्रह्मांड संबंधी मिथकों से लेकर जटिल गणितीय अध्ययन और गणना के माध्यम से तैयार किए गए समकालीन ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांतों तक ब्रह्मांड कैसे अस्तित्व में आया, इस बारे में हमारी समझ समय के साथ विकसित हुई है। यह विकास हमारे विशाल ब्रह्मांड में हमारे अपने अस्तित्व के आसपास के रहस्यों को जानने की हमारी जिज्ञासा, कल्पना और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। जैसे जैसे हम वैज्ञानिक अन्वेषण के माध्यम से ब्रह्मांडीय गतिशीलता में गहराई से उतरते हैं, हम ब्रह्मांड की हमारी निरंतर विस्तारित समझ को परिभाषित करने वाली विशालता, जटिलता और भव्यता से अभिभूत होते हैं। हर ब्रह्मांड संबंधी सिद्धांत, चाहे वह बिग बैंग, कॉस्मिक इन्फ्लेशन या वास्तविकताओं से भरे मल्टीवर्स के विचार के बारे में हो, ब्रह्मांड के जन्म और विकास का एक आकर्षक परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है। यह जिज्ञासा, विस्मय और ब्रह्मांड के साथ तथा पृथ्वी पर एक दूसरे के साथ जुड़ाव की गहरी भावना को जगाता है। इसलिए हमें ब्रह्मांड को समझने का काम जारी रखना चाहिए और देखना चाहिए कि सच्चाई हमें कहां ले जाती है।